सोचिए जरा, लगभग 1.5 सदी की शांति के बाद उत्तर भारत की सरहदों पर एक नया तूफान उठने वाला था। ये एक ऐसे टकराव की कहानी है जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, पूरे 148 साल। महमूद गजनवी के हमलों के बाद से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कह सकते हैं कि एक लंबी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस 1.5 सदी की शांति ने भारत को किसी नए खतरे से निपटने के लिए तैयार किया था? सच तो ये है कि पुराने हमलों से कोई खास सबक नहीं सीखा गया। राजनीतिक जमीन अभी भी वैसी ही बटी हुई थी जैसी पहले थी। और ये नया खतरा आया एक शासक शहाबुद्दीन के रूप में, जिसे इतिहास मोहम्मद गोरी के नाम से बेहतर जानता है। वो गौर नाम के एक छोटे पहाड़ी इलाके से था। अब देखिए, गौरी की महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी थीं, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी। पश्चिम में शक्तिशाली ख्वारिज़मियन साम्राज्य था, तो उस तरफ बढ़ना तो नामुमकिन था। ऐसे में उसकी नजरें घूमी पूरब की ओर, भारत की दौलत और यहाँ की बटी हुई रियासतों पर। यह उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने की एक जरूरत बन गया था। तो भारत में घुसने की उसकी जो शुरुआती कोशिशें थीं वो मिलीजुली रहीं। 1175 में उसने मुल्तान तो जीत लिया, लेकिन 1178 में गुजरात में उसे एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उसे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और फिर 1186 तक उसने लाहौर पर कब्जा करके पंजाब के रास्ते भारत में अपनी पकड़ बना ली। और 1178 में गुजरात में मिली ये हार, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने गोरी को एक नया रास्ता खोजने पर मजबूर किया, पंजाब का रास्ता। और यही रास्ता उसे सीधे उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत पृथ्वीराज चौहान के साथ टकराव की ओर ले जा रहा था। तो जब गोरी भारत की दहलीज पर खड़ा था, तब अंदर का नजारा कैसा था? उसे किसी एक बहुत बड़े साम्राज्य का सामना नहीं करना था। नहीं, यहां तो प्रतिद्वंदी राजाओं की एक पूरी बिसात बिछी हुई थी। उस वक्त उत्तर भारत का नक्शा कुछ ऐसा ही दिखता था। चौहान, गहड़वाल, चंदेल, हर कोई अपने अपने इलाके का बादशाह था। उनमें आपस में ही इतनी खींचतान थी कि किसी बाहरी खतरे के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन सब में सबसे प्रमुख चेहरा थे पृथ्वीराज चौहान, एक शक्तिशाली और वीर राजा। लेकिन वो भी कई राजाओं में से बस एक थे, और अक्सर कन्नौज के जयचंद जैसे अपने पड़ोसियों के साथ उनका संघर्ष चलता ही रहता था। अब जब घोरी ने पंजाब व बठिंडा को जीत लिया, तो उसका इलाका सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान की सीमा से आ लगा। यानी अब टकराव तो होना ही था। और 1191 में तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। इस पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को एक जबरदस्त जीत मिली, जिसने गौरी को घायल हालत में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर पृथ्वीराज ने राजपूत परंपरा का मान रखते हुए घायल और हारे हुए गोरी को जाने दिया। ये एक ऐसा फैसला था, एक ऐसी उदारता थी जो आने वाले 1 साल में इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ने वाली थी। दोनों लड़ाइयों के बीच का वो 1 साल असल में वही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा मोड़ था। सोचिए, इस 1 साल में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां लिखी जा रही थीं। एक तरफ था गौरी, जो अपनी हार के अपमान में जल रहा था और दिन रात 1,20,000 से भी ज्यादा सैनिकों की एक नई जबरदस्त फौज तैयार कर रहा था। और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज और बाकी राजपूत राजा, जो शायद अपनी जीत के जश्न में आने वाले तूफान को ठीक से भांप नहीं पाए। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। गौरी की सेना एक तीर की तरह थी, जिसका निशाना एक ही कमांडर तय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत सेना कई सरदारों की टुकड़ियों का एक गुलदस्ता थी, जहां हर फूल की अपनी दिशा और अपनी वफादारी थी। एकता और अनुशासन की यही कमी युद्ध के मैदान में जानलेवा साबित होने वाली थी। तो जब 1192 में गोरी वापस तराइन लौटा, तो उसकी अनुशासित रणनीति और एक कमांड के नीचे लड़ रही फौज ने बड़ी लेकिन बिखरी हुई राजपूत सेना को हरा दिया। पहली लड़ाई का नतीजा पूरी तरह से उलट चुका था। ये जीत बाकियों से अलग थी। ये सिर्फ लूटपाट के लिए किया गया कोई हमला नहीं था। नहीं, ये एक स्थायी राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। तराइन की जीत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद गोरी ने अपनी पकड़ और मजबूत की। पृथ्वीराज को हराया गया और फिर 1194 में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जयचंद को भी हराकर कन्नौज पर कब्जा कर लिया गया। अब उत्तर भारत में उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन गौरी सिर्फ एक विजेता नहीं था,
वो एक चतुर रणनीतिकार भी था। उसने भारत में जीते हुए इलाकों का शासन अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और यही वो कदम था जिसने एक छापेमार और एक साम्राज्य के बीच का फर्क तय किया। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होती है। तराइन की जीत ने तुर्की शासन की नींव रखी। ऐबक ने दिल्ली से इस शासन को मजबूत किया और 1206 में गौरी की मौत के बाद उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। एक लड़ाई के नतीजे ने एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जो अगले 300 से ज्यादा सालों तक भारत पर राज करने वाला था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक लड़ाई की हार जीत थी या उस दौर की राजनीतिक सच्चाई की जिसमें ऐसा होना शायद तय ही था? क्या इतिहास किसी एक पल में बदलता है या वो पल सिर्फ उस लंबी कहानी का आखिरी पन्ना होता है जो बहुत पहले से लिखी जा रही थी?